स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि अकबर की राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए। इससे पहले हमने अकबर के जो धार्मिक नीति है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अकबर का राजपूत नीति को समझेंगे। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि अकबर से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो धार्मिक नीति आए या फिर राजपूत नीति आए, या फिर हो सकता है कि दोनों को मिला करके दे दे कि अकबर की धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है कि कैसे पूछा जाएगा, लेकिन अकबर से एक क्वेश्चन आपका आएगा और दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये फिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। परिचय को हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि जो अकबर का जन्म है वो 1542 में सिंध के अमरकोट में होता है। कहाँ पर होता है? अमरकोट में होता है, जहाँ का राजा होता है राजा बीरसाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको बता दिए थे कि सबसे पहले जो इसका राज्याभिषेक होता है वो होता है कालानौर में। पंजाब में एक क्षेत्र है कालानौर, वहां पर इसका राज्याभिषेक कराया जाता है। बाद में फिर 1560 ईस्वी में दिल्ली में भी इसका राज्याभिषेक कराया जाता है, जब ये युद्ध नीति को पूरा कर लेता है, फिर कैसे जो युद्ध शिक्षा होता है उसको पूरा कर लेता है। तो क्योंकि इसका उम्र जो है जब इसका राज्याभिषेक होता है कालानौर, उस टाइम में सिर्फ 14 वर्ष होता है। इसके लिए इसका एक संरक्षक होता है बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान ही पूरे साम्राज्य को तब तक चलाता है जब तक ये पूर्णतः राजा नहीं बन जाता। तो इस तरह से हम आपको पिछले वीडियो में इसके परिचय के बारे में बता दिए थे। आज समझते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल। कहा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर, ये आपका पूरा समय काल है अकबर का। 1556 में ये राजा बनता है और 1605 तक ये राजा रहता है। भारतीय इतिहास का एक महान एवं दूरदर्शी शासक था। उसने यह समझ लिया था कि भारत में एक शक्तिशाली और अस्थायी साम्राज्य की स्थापना केवल सैन्य शक्ति के बल पर संभव नहीं है। ये जो अकबर था एक दूरदर्शी शासक था, मतलब ये 10 साल के बाद 50 साल के बाद क्या होने वाला इस तरह से पहले सोच के रख सकता था। तो इसी को बोलते हैं दूरदर्शी शासक। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि भारत में एक शक्तिशाली और अस्थायी साम्राज्य की स्थापना केवल सैन्य शक्ति के बल पर संभव नहीं है। उस समय राजपूत भारत की सबसे वीर, संगठित और प्रभावशाली शक्ति थे। उस टाइम में एक तरफ राजपूत थे जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली लोग थे। यदि फिर राजपूतों का सहयोग प्राप्त हो जाए तो मुगल साम्राज्य को स्थिरता और मजबूती मिल सकती थी। और यही जो सोच है, जो अकबर का सोच था कि अगर राजपूतों का मुझे क्या है तो सहयोग मिल जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मुगल साम्राज्य वो स्थिर हो सकता है। इसलिए अकबर ने राजपूतों के प्रति दमन और संघर्ष की नीति छोड़कर मैत्री, सहयोग और सम्मान की नीति अपनाई। यही नीति इतिहास में अकबर की राजपूत नीति के नाम से प्रसिद्ध है। और यही जो नीति अपनाया गया, चाहे वो विवाह से संबंध हो, चाहे वो मैत्री संबंध हो, या फिर मदद के लिए, सहयोग के लिए हो, तो ये जो संबंध इसके द्वारा अपनाया गया, इसी को अकबर की राजपूत नीति कहा जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे वीडियो के बीच में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अकबर की राजपूत नीति क्या थी, अकबर के द्वारा क्या क्या राजपूत नीति अपनाया गया है। तो पहला है आपका मैत्री और सहयोग की नीति का आरंभ। इसने मैत्री नीति अपनाया, सहयोग की नीति अपनाया। ये शुरुआत होता है इसका 1562 में, जब ये पूर्णतः राजा बन जाता है उसके बाद। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि अकबर की राजपूत नीति का आरंभ 1562 ईस्वी में हुआ, जब उसने आमेर, आज वो जयपुर हो गया, ठीक है, तो आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया। हरखाबाई का नाम होता है जोधाबाई, बाद में इसको उपाधि दिया जाता है जोधाबाई या फिर मरियम उस जमानी। ये सब क्या है, सब उपाधि हैं हरखाबाई के। ठीक है, क्या है, हरखाबाई के सब उपाधि हैं, जैसे कि जोधाबाई हो गया या फिर मरियम उस जमानी, सब इसके उपाधि हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह केवल वैवाहिक संबंध नहीं था, बल्कि मुगलों और राजपूतों के बीच राजनीतिक मित्रता की शुरुआत थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ विवाह कर लिया और जैसे से आज विवाह होता है रिश्ता बन गया काफी है, लेकिन उस टाइम में क्या, तो एक राजा दूसरे राजा का सहयोग भी करता था, एक मैत्री संबंध बन जाते थे। ठीक है, इसलिए विवाह होते थे, मतलब राजनीति के लिए विवाह किया जाता था पहले के जमाने में। तो ये बात कहा जा रहा है कि यह केवल वैवाहिक संबंध नहीं था, बल्कि मुगलों और राजपूतों के बीच राजनीतिक मित्रता की शुरुआत थी। उसके बाद कई सारे जो राजपूत थे, वो जो राजा भारमल था उससे गुस्सा हो गए कि आपने अपनी बेटी को बेच दिया, या फिर एक मुगल क्या था, बिक गए, अब दान कर दे, इस तरह से बहुत सारे क्या है। तो अब अगर मूवी भी देखेंगे तो मूवी में इस तरह से आपको दिखाया गया होगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अकबर ने विवाह के बाद राजपूत राजकुमारी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। जो हरखाबाई था या फिर जो जोधाबाई थी, अकबर ने क्या किया, उसको अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म को मानने का क्या है तो अधिकार दिया, उसको अवसर दिया। इससे राजपूतों में अकबर के प्रति विश्वास बढ़ा और अन्य राजपूत राज्यों ने भी मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई। जब उसको दबाव नहीं दिया गया, जो जोधाबाई थी उसको दबाव नहीं दिया गया कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, क्योंकि पहले उन्होंने शर्त रख लिया था कि अगर हम आपसे विवाह करेंगे तो ये सारे शर्त है मेरे, कि हम एक मूर्ति लेकर के जाएंगे। अगर मूवी देखें तो मूवी में अच्छे से बताया गया, हालांकि ये सब किताब में लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन मूवी में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है कि जो किताबों में नहीं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता है, मतलब कह सकते हैं फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है, तो अच्छा लगता है। दूसरा यहाँ पर जो नीति अपनाया गया वो है राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। राजपूतों को अकबर ने क्या किया, ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए थे अपने दरबार में।
अकबर ने राजपूतों को केवल मित्र ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण स्थान भी दिया। प्रशासन और सेना में उसने योग्यता के आधार पर राजपूत सरदारों को मनसबदारी व्यवस्था में उच्च पद प्रदान किया। अब ये मनसबदारी क्या होता है, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आपको क्या थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। मनसबदारी क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे, और साथ में इसका अलग क्वेश्चन भी कराएंगे कि मनसबदारी क्या है, जमींदारी प्रथा क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो योग्यता उसके आधार पर जो राजपूत सरदार उसको मनसबदारी व्यवस्था का उच्च पद दिया है। राजा मान सिंह को साम्राज्य के प्रमुख सेनापति बनाया गया। राजा टोडरमल को वित्त विभाग का प्रमुख बनाया गया। भगवान दास तथा अन्य राजपूत सरदारों को भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई। इस नीति से राजपूत मुगल शासन के सहभागी बन गए और साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ गई, क्योंकि कोई भी जो राजपूत है, अब जिसको वो राजा मान लिया वो राजा के प्रति निष्ठा दिखाएगा। तो उसने राजा किसको मान लिया था, अकबर को। तो अकबर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी राजपूत ने एक बार किसी को राजा मान लिया, अपना देश मान लिया, फिर वो उसके साथ गद्दारी नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो उसने उसका साथ देना शुरू कर दिया, राजपूतों ने इसका साथ देना शुरू कर दिया। तीसरा आपका है धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार। उसने धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार शुरू किया अकबर ने। सभी धर्मों को क्या है तो सम्मान किया। ऐसा नहीं कि कोई धर्म छोटा है फिर बड़ा, या फिर कोई भी राज्य का धर्म बताया गया, उसने सभी धर्मों को क्या है तो बराबर किया। इसको बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने राजपूतों की धार्मिक भगवानों का सम्मान किया, जो भी धार्मिक भावनाएं थी उसका सम्मान किया। उसने हिंदू रानियों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी। जितने भी हिंदू रानियां थी, जिनके साथ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जब विवाह होता था, तो उनको अपने धर्म को पालन करने या फिर उसको मानने के लिए स्वतंत्रता दिया जाता था। राजपूतों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। जो राजपूत लोग थे उनको ऐसा जबरदस्ती नहीं कहा कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। हालांकि अकबर के बाद जो और लोग आएंगे, जो इसका बेटा आएगा सलीम जहांगीर, ठीक है, वो सारे ये सब काम करेगा, क्योंकि वो तो शराबी रहता है, अफीम गांजा फूकने वाला लड़का रहता है, तो वो उतना मेहनत नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद और जो शासक आएंगे, जो शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा, ठीक है, इन सारे शासकों के आप देखेंगे कि इस टाइम में जो इस्लाम धर्म उसको थोपने का काम किया गया। इसके अतिरिक्त अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। इन कदमों से राजपूतों और अन्य हिंदुओं में मुगल शासन के प्रति विश्वास बढ़ा। तो ये सारी नीतियां इन्होंने अपनाई है। अगला जो यहाँ पर नीति इसके तरफ अपनाया गया वो है अधिकांश राजपूतों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध। अधिकांश जो राजपूत हैं उसके राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध भेजा गया। अकबर की नीति के परिणाम स्वरूप आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी तथा जोधपुर जैसे अधिकांश राजपूत राज्यों ने मुगल प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। हम आपको उसी वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जो अकबर था उसका कहना था कि आप बस अधीनस्थता स्वीकार कर लीजिए, आप हमें टैक्स लगा के दीजिए, हमें युद्ध नहीं करना है। क्योंकि उस टाइम में जो अकबर का सेना था बहुत ही बड़ा था, तो ये कहता था कि कोई भी जो राजपूत है वो कहता था कि हमारे अधीन आकर के बस काम कीजिए और साम्राज्य में इसको मिला लीजिए, बाकी राजा आप रहेंगे, शासन करने का तौर तरीका सब आपका रहेगा, सिर्फ क्या करना है तो बोलना है कि ये जो राज्य है वो किसके अधीन है, अकबर के अधीन है, ठीक है। इन राज्यों के शासकों ने स्वेच्छा से अकबर के साथ सहयोग किया और बदले में उन्हें सम्मान, सुरक्षा तथा प्रशासनिक पद प्राप्त हुए। इस प्रकार राजपूत मुगल साम्राज्य की शक्ति का अभिन्न अंग बन गए। बहुत सारे राजपूतों ने अकबर का साथ दिया, ठीक है, मित्र बन गए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लेकिन बहुत सारे राजपूत अभी भी ऐसे हैं जो इनके साथ नहीं आना चाहते, वो मर जाना चाहते हैं लेकिन वो हारना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम वहां पर देखेंगे। जैसे कि अभी मेवाड़ आ गया, आप यहीं से समझ आइएगा। मेवाड़ के प्रति कठोर नीति। जहां अधिकांश राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनस्था स्वीकार कर ली, वहीं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल प्रभुत्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही प्रभावशाली कह सकते राजा रहे महाराणा प्रताप। इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां कही जाती जो बिल्कुल सच है। अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 1568 में क्या किया इसने, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। बाद में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच संघर्ष हुआ। यद्यपि युद्ध में मुगल सेना को सामरिक सफलता मिली, लेकिन महाराणा प्रताप ने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। तो महाराणा प्रताप के साथ इसका 2 बार युद्ध होता है। पहली बार में 1568 में चित्तौड़गढ़ का आक्रमण करता है और वो जीत लिया जाता है। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु भी हो जाती है। आगे देख लेते हैं हम लोग अकबर की राजपूत नीति के प्रमुख विशेषताएं। अकबर का जो राजपूत नीति है, ठीक है, उसका हम लोग देख लेते हैं किस तरह से इसने अपना प्रमुख विशेषताएं दिखाया है, फिर कह सकते हैं इसका प्रमुख विशेषता क्या है जो अकबर के द्वारा राजपूत नीति अपनाया गया था, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग इस चीज को। पहला जिसका विशेषता वो है युद्ध और दमन के स्थान पर मैत्री एवं सहयोग की नीति। जो अभी तक जो बाबर था, जो हुमायूं था, उसने क्या किया,
युद्ध और दमन की नीति अपनाई थी, लेकिन इसने क्या किया, मैत्री और सहयोग की नीति अपनाना शुरू किया, जो अकबर था। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में भी डाउट चल रहा है कि हल्दी घाटी वाला युद्ध कौन जीता था या फिर हुआ क्या था, ठीक है, तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, वो महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, और इसका एक कह सकते दोस्त है हाकिम सारसूरी, उस वो भी इसके साथ महाराणा प्रताप के साथ थे। ठीक है, और एक तरफ जो अकबर का सेनापति था मान सिंह, और अकबर का एक और कह सकते हैं इसका साथ एक और लोग था जलाल खान। ठीक है, तो दोनों तरफ से इस तरह से युद्ध हुआ था, और जो वास्तविक निर्णायक कह सकते हैं या फिर जो निर्णय हुआ था वो किसके तरफ गया था, वो गया था इसी की तरफ, अकबर के तरफ। ठीक है, अकबर क्योंकि उस टाइम में राजा था, तो हालांकि जीता कोई भी, लेकिन नाम किसका होगा, उसी का होगा। तो इस तरह से मान सिंह ये युद्ध जीत लेता है। ठीक है, जो मान सिंह, और मान सिंह किसकी तरफ से लड़ता है, अकबर की तरफ से लड़ता है, वो अकबर का सेनापति होता है। तो मान सिंह क्या करता है, ये युद्ध जीत लेता है। ठीक है, जीत लेता है मतलब महाराणा प्रताप हार जाते हैं, बस ये कहना था मेरा, मतलब वो जीत जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं वो है राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना। जो राजपूत राजकुमारी थे उनके साथ विवाह करना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, ये सब क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसके नीतियों का, राजपूत नीति का। राजपूतों को प्रशासन और सेना में उच्च पद प्रदान करना, जो भी राजपूत लोग यहाँ पर काम करते थे उनको प्रशासन में, सेना में उच्च पद प्रदान करना, राजपूतों की धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का सम्मान करना, ये सब क्या है, सब इसकी नीतियां हैं। हिंदुओं पर लगाए गए भेदभावपूर्ण करों को समाप्त करना, ये सब क्या है, सब इसकी नीतियों की विशेषताएं हैं। इसने ये सारी नीति जो बनाए उसकी विशेषताएं हैं। योग्य राजपूतों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करना, राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करना, साम्राज्य निर्माण में राजपूतों को सहभागी बनाना, केवल विरोधी राज्यों के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग करना। मतलब जितने भी राजपूत लोग थे, किसी के खिलाफ जो अकबर था वो सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि वो लोग स्वायत्ता ही मान जाते थे। लेकिन ऐसे कुछ जटिल लोग, मजबूत लोहा वाले लोग, ठीक है, मतलब लो इच्छा शक्ति वाले लोग, जैसे कि महाराणा प्रताप, झुकना जिन्होंने पसंद नहीं किया, उनके साथ इनका क्या हुआ, तो सैन्य शक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे दोस्तों हम यहाँ पर अकबर की राजपूत नीति के कुछ विश्लेषण देख लेते हैं, या फिर इसके महत्व क्या है। तो पहला है मुगल साम्राज्य की मजबूती, इससे मुगल साम्राज्य जो है वो मजबूत हुआ है। अकबर की राजपूत नीति ने मुगल साम्राज्य को अत्यंत मजबूत बनाया। राजपूतों के सहयोग से उसे कुशल सेनापति, योग्य प्रशासक और विश्वसनीय सहयोगी प्राप्त हुए। इससे साम्राज्य का विस्तार और स्वायत्त दोनों क्या तो संभव हो सके। जो राजपूत लोग थे वो पहले से मजबूत लोग हुआ करते थे, तो मजबूत सेनापति, मजबूत शासक, ठीक, मजबूत सेनापति, योग्य प्रशासक, विश्वसनीय सहयोग उसको प्राप्त हो, जिसके कारण उसका जो साम्राज्य था, अकबर का जो मुगल साम्राज्य था वो मजबूत होता गया। अगला जो इसका महत्व रहा वो है राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय। इसने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। यह नीति अकबर की राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण थी। उसने समझ लिया था कि राजपूतों को शत्रु बनाने के बजाय मित्र बनाना अधिक लाभदायक होगा, इसलिए उसने बल के बजाय सहयोग का मार्ग चुना। जिसको पता है कि किसके साथ मित्रता रखना है, किसके साथ युद्ध लड़ना है, वो अच्छा शासक कहलाता है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। इसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। अकबर की नीति ने हिंदू और मुस्लिम शासक वर्ग के बीच सहयोग स्थापित किया। इससे भारतीय समाज में समन्वय और एकता की भावना विकसित हुई। चौथा जो महत्व हम देखेंगे वो है राजपूतों को सम्मानजनक स्थान देना। पहली बार किसी मुस्लिम शासक ने राजपूतों को शासन व्यवस्था में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। इससे राजपूतों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हुई। इससे राजपूतों का भरोसा भी जीता गया। कुछ सीमाएं भी है। अकबर की नीति पूर्णतः सफल नहीं थी, क्योंकि मेवाड़ जैसे कुछ राज्यों ने मुगल प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि सभी राजपूत अकबर की अधीनस्था से सहमत नहीं थे। जितने भी राजपूत थे वो अकबर की जो भी अधीनस्था था, मतलब वो कहते थे कि आप मेरे साम्राज्य के छत्र छाया में क्या करेंगे, शासन करेंगे, राजा आप ही होंगे लेकिन मेरे छत्र छाया में, जो बहुत सारे राजपूतों को कबूल नहीं था। और छठा जो यहाँ पर हम लोग महत्व या फिर इसका विश्लेषण देखेंगे वो है इतिहासकारों का मत। बहुत सारे इतिहासकार इसको अलग अलग तरीकों से देखते हैं। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने अकबर की राजपूत नीति को उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता बताया। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इस नीति ने मुगल साम्राज्य को भारतीय स्वरूप प्रदान किया, और अधिकांश इतिहासकार इसे अकबर की दूरदर्शिता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण मानते थे। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इनके द्वारा जो मैत्री या फिर वैवाहिक संबंध बनाए गए थे वो इसके साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा उचित साबित हुआ है, फिर बेहतर साबित हुआ है। आगे दोस्तों एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि अकबर की राजपूत नीति उसकी सबसे सफल और दूरगामी नीतियों में से एक थी। उसने युद्ध और दमन के स्थान पर मैत्री, सहयोग और सम्मान का मार्ग अपनाया। इस नीति के कारण राजपूत मुगल साम्राज्य के विश्वसनीय सहयोगी बने। अगर ऐसा होता कि सभी के साथ जो मुगल साम्राज्य वो दुश्मनी कर लेता, जो अकबर सभी के साथ दुश्मनी कर लेता,
तो जितने भी राजपूत लोग थे वो सभी मिलकर के इसका सामना कर सकते थे, इसको हरा सकते थे। लेकिन इसने क्या किया, तोड़ना शुरू किया। कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया, कुछ लोगों को विवाह करके, कुछ लोगों को हरा करके, कुछ लोगों को क्या है तो लालच दे करके अपने तरफ कर लिया। जिसके कारण जो कुछ ही जो राजपूत थे, जो कुछ ही राजा थे, वो अकेले पड़ गए, जिसके बाद इसको हराना आसान हो गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि साम्राज्य को स्थिरता मिली तथा हिंदू मुस्लिम संबंधों में सुधार हुआ। यद्यपि मेवाड़ के साथ संघर्ष उसकी नीति की एक सीमा थी, फिर भी समग्र रूप से यह नीति अत्यंत सफल सिद्ध हुई। इसलिए अकबर की राजपूत नीति को भारतीय इतिहास में राजनीतिक दूरदर्शिता और राष्ट्रीय समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम कमेंट में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चैनल पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम आप लोग को वीडियो के जरिए पढ़ाएंगे, ठीक है। बोर्ड में आपको पढ़ाने वाले, तो आपको वहाँ पर अच्छे से सारा कहानी हम बता पाएंगे। यहाँ पर लिख करके बताना उतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारा कहानी जितना हम आपको ऐसे मुंह से बता सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिख करके हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो बहुत जल्द वो चीज़ भी शुरू हो जाएगा आप लोग का। चैनल पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।